नमस्कार, मैं हूं रवि बिरला और आप देख रहे हैं आपका एमएलए। आपका एमएलए में हम बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी से। और आज हम मौजूद हैं रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव जी। नमस्कार चिरंजीवी राव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद करना चाहूँगा हर खबर चैनल का। सबसे पहले तो आपने अपने शो पे मुझे बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया। चिरंजीवी जी, सबसे पहले एक ही सवाल जहन में उठता है कि आप पहली बार विधायक बने, 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है, तो ऐसे कोई 5 कार्य आप बताइए जो आपने ऐसे किए हों जिनके बलबूते पर आप जनता से वोट मांगने जाएंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष के अंदर है। उसके बावजूद भी हमने लगातार ये कोशिश करी कि लोगों की आवाज़ को हम विधानसभा के अंदर उठाएं। कोई भी मुद्दा लोगों का हो, चाहे गंदे पानी का मुद्दा जो धावड़ा के अंदर आप देखते हैं आए दिन आता है, उसकी आवाज़ को हम लोगों ने विधानसभा के अंदर उठाया। एम्स के मुद्दे को हम लोगों ने विधानसभा के अंदर उठाया। आपका बस स्टैंड जो रेवाड़ी और धावड़ा का नहीं बन पाया, उसके लिए लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाई। और मुझे लगता है कि जितना मेरे से बन पाया एक विपक्ष के विधायक होने के नाते, उसमें हमने काम किया। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर हम लोगों ने बच्चों के लिए जिम हॉल बनाने का काम किया, जिससे बच्चों को उसका फ़ायदा मिल पाए। बहुत सारी ऐसी सड़कों की हालत बदहाल थी हमारे क्षेत्र के अंदर, जहां हमने उसके अंदर काम करवाया। करीबन 25 करोड़ रुपए के पीडब्ल्यूडी के रोड पूरे रेवाड़ी के अंदर हम लोगों ने बनवाने का काम किया। और मुझे लगता है अनेकों ऐसे काम थे जो मेरे इस कार्यकाल के अंदर हम लोग कर पाए। और जहाँ तक बात रही विकास की, विकास तो आप जानते ही हैं कि हरियाणा के अंदर पिछले 9 सालों के अंदर क्या हुआ है, उसके ऊपर तो हम बाद में चर्चा भी कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही विकास की, मेरे पिता जब यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, रेवाड़ी के अंदर करीबन 27 शिक्षक संस्थान बने। आपका इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है मीरपुर के अंदर, वो उस कार्यकाल के दौरान बनी। आपका खरकड़ा के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो तब बना। आपके सेक्टर 18 के अंदर जो कॉलेज है वो तब बना। आपकी पॉलीटेक्निक, ITI। तो कहने का मकसद है शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत विकास कराया। आपका ट्रॉमा सेंटर और जो सिविल हॉस्पिटल है उसका जो कायाकल्प हुआ वो भी उसी दौरान हुआ। कहने का मकसद हमारा ये है कि मेरे पिता का कार्यकाल जो था उसके अंदर विकास हुए। और उसके बाद क्योंकि 9 साल से बीजेपी की सरकार है, जितना काम हमारी अपेक्षा थी कि भी हम कर पाएंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की सोच जो पूरे प्रदेश को अंधेरे के अंदर धकेलने का काम जो ये लोग कर रहे हैं वो साफ तौर पे नज़र आता है। जी, आपने अभी भारूहेड़ा की बात की। भारूहेड़ा के साथ लगते भिवाड़ी भी जैसे अब डेवलप हुआ, उसके साथ इंडस्ट्रीज भी आई। इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत समस्याएं आ रही हैं, जिससे रेवाड़ी के लोग भी परेशान हैं। दूषित पानी जो है, केमिकल युक्त पानी वो छोड़ा जाता है, उससे लोग परेशान हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। इसके बारे में आपने कभी क्या आवाज़ उठाई या कोई ऐसा कोई काम किया इस बारे में? देखिए, कोई भी ऐसा विधानसभा का सत्र नहीं निकलता है जब हम लोगों ने इसकी आवाज़ को नहीं उठाई। बहुत समय ऐसा था जब घरों के अंदर पानी घुस जाया करता था, तब मैं स्वयं जो हमारे उस वक्त के SDM थे उनको लेकर उस गंदे पानी के अंदर गया और रातों रात हम लोगों ने उस गंदे पानी को निकलवाया। बहुत सारे प्रेस के साथी हैं, उसको जानते भी हैं, उनसे भी आप कभी चर्चा करें तो आपको बताएंगे किस तरह से जितने भी अधिकारी थे उसको उसके अंदर हम लोग लेकर गए और उस पानी को निकालने का काम किया। जब भी हमें मौका मिला हमने विधानसभा के अंदर इस आवाज़ को तो उठाई। विधानसभा के बाहर भी चाहे मुख्यमंत्री से मिलने की बात हो, चाहे जो भी हमें मंच मिला हो, हमारी कोशिश ये रही कि वहाँ के लोगों को, क्योंकि हमारे समय के अंदर भी ये ऐसा नहीं है कि भाई आज से कोई धावड़ा गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी हमारे समय में जो आता था उसे बारिश का पानी आया करता था। ये तो पिछले 9 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जो केमिकल का जो पानी आने लगा है उससे लोगों को परेशानी ज़्यादा हो रही है। देखिए, हम जो है एक नेचुरल फ्लो है उसको तो रोक नहीं सकते, क्योंकि भिवाड़ी ऊंचाई के ऊपर है, धावड़ा ढलान के ऊपर है। तो अगर हमें नेचुरल पानी आता हो जो बारिश का पानी है, उससे हमें इतनी परेशानी नहीं है जितनी परेशानी हमें जो उनकी केमिकल की फैक्ट्रियां हैं जो लगातार छोड़ने का काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति सरकार की हो तो कोई भी काम हो सकता है। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि भाई इन्होंने FIR दर्ज करवाई, पर वो बेनाम FIR दर्ज करवाई। क्या हमारा जिला प्रशासन नहीं जानता है कि कौन सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे, जिनका गंदा पानी
धारोड़ा के अंदर आता है, ऐसी जो जितनी भी फैक्ट्री है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों को करनी चाहिए। अभी जैसे आपने दूषित केमिकल की बात की, पानी की बात की, रेवाड़ी में जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब ये अब से नहीं है, आपने बात की, आपके पिताजी विधायक रहे हैं कैप्टन अजय जी, वो लगभग 6 बार विधायक रहे हैं, उनके टाइम से लेकर अब तक भी वो जल भराव की समस्या खत्म नहीं हुई है। तो इसके लिए आपने क्या पहल की है, किसके सरकार से कोई बात की? देखिए जहाँ तक बात जल भराव की थी, हमारे समय में भी जहाँ तक मैंने आपको बताया, जितनी भी आपकी जो पाइपें डली, जो आपका जो निकास करने के लिए, वो उस वक्त बनी जब हम लोगों की सरकार थी। आज देखिए जिस तरह से आबादी बढ़ी है, शहर फैला है, वो जो पाइपलाइन थी अब छोटे पड़ने का काम उसका कर रही है सरकार ने। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, इससे पिछला जो सत्र आया था उसमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक उसमें वक्तव्य दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रेवाड़ी के अंदर, पूरे रेवाड़ी शहर के अंदर नई आपकी लाइनें डली हैं, जिससे पानी का जो जल भराव है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसके ऊपर मैंने एक सवाल भी लगाया था विधानसभा सत्र के दौरान कि क्या रेवाड़ी शहर के अंदर पानी भर जाता है क्या, जिसके अंदर जवाब आया था, जो मंत्री थे डॉक्टर बनवारी लाल जी ने उसका जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई रेवाड़ी शहर के अंदर पानी कहीं भी नहीं भरता है। तो कहने का मकसद है, जब हमारा समय था, जो हमने पाइपलाइंस डाली वो उस समय की मांग के हिसाब से डाली थी। आज जिस तरह से शहर विकसित हो रहा है और जैसे कि मैंने आपको बताया आबादी बढ़ रही है, तो उसके ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो इन्होंने 10 साल में काम नहीं करा, उस वजह से आज जो जल भराव की समस्या है वो बहुत ज़्यादा विकट हो गई है। तो इस विकट समस्या से कैसे, और इसके लिए आप कैसे आवाज़ उठाएं? देखिए आने वाले समय के अंदर आप जानते हैं अब तो चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, लोकसभा का चुनाव की दस्तक तो शुरू हो गई है। अगले साल के शुरुआत के अंदर चुनाव हो जाएंगे और हमारी सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि जो स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम जो है शहर का, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, नए स्तर से पाइपलाइन डाली जाए, क्योंकि जो पाइपें उस वक्त डली थी आज वो उस बोझ को ले नहीं पा रही है। तो नया तरह से आपको उसमें काम करना पड़ेगा। अमृत योजना के थ्रू जैसे ये लेकर आए थे, सिर्फ कागजों के अंदर काम चल रहा है। आपको कागजों के अंदर काम नहीं, आपको ज़मीन पे काम करके जब दिखाएंगे तब लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। ये लोग हम पे दोष मंड देते हैं कि भाई कांग्रेस ने काम नहीं करा। आज आप बताइए 9 साल बीत चुके हैं, करीबन 9.5 साल हो गए केंद्र की सरकार को। ये एक काम बता दे जो इन्होंने 9.5 साल के अंदर इस क्षेत्र के लिए किया। एम्स का वादा इन लोगों ने किया था, आज तक वो एम्स नहीं बन पाए। एक बॉयज़ कॉलेज का इन लोगों ने शिक्षा के मामले में वादा किया था, वो बॉयज़ कॉलेज नहीं बन पाए। एक माजरा शुराज में हमारा एक मेडिकल कॉलेज, जिसकी हमने मुख्यमंत्री जब हमारे तबके थे हुड्डा साहब, उनसे घोषणा भी करवा दी थी, उसके लिए ज़मीन भी अधिकृत हो गई थी, उसको इन्होंने स्क्रैप करने का काम किया। जबकि वो जो मेडिकल कॉलेज है वो पीपीपी मोड पे बन रहा था, उस पर सरकार के ऊपर ज़्यादा बोझ भी नहीं आता। तो कहने का मकसद है कि काम करके दिखाने की जो इच्छा है, जो इच्छा शक्ति है, वो कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर केवल मात्र कागजों में नज़र आती है, ज़मीन पे नहीं दिखाई देती। अब जैसे रेवाड़ी में एक और दूसरी समस्या भी गंभीर है, आवारा पशु की समस्या है। उससे आप आए दिन कोई ना कोई आप देखते होंगे, खबरों में आता रहता है कि कई जान भी जा चुकी हैं। तो अभी ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि जो गौशाला वगैरह यहाँ पे इसकी कमी है, क्या है कि किस वजह से आवारा पशु इतने ज़्यादा है? देखिए बेसहारा पशुओं की जो दिक्कत है वो केवल मात्र रेवाड़ी की नहीं, अपितु पूरे प्रदेश की है। इसका हम लोगों ने एक कॉलिंग अटेंशन भी विधानसभा सत्र के दौरान लगाया था। पर आपको इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि करीबन 2 साल पहले, प्रेस के साथियों से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ का जो जिला का प्रशासन है उसने बड़े बड़े इश्तिहार दिए थे अखबारों में कि रेवाड़ी शहर जो है बेसहारा पशु मुक्त हो गया। इन्होंने जो इश्तिहार दिए थे उनकी कॉपी आप निकलवा सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कितना झूठा प्रचार बीजेपी के लोग लगातार करते हैं। और जब इसके ऊपर सवाल मैंने विधानसभा सत्र के दौरान लगाया तब इनके पास उसका कोई जवाब नहीं था कि भाई आपका जिला प्रशासन ये कहता है कि रेवाड़ी शहर बेसहारा पशु मुक्त है। तो आप समझ सकते हैं कि केवल मात्र कागजों के अंदर काम चल रहे हैं, शहर के अंदर उस तरह का जो काम है वो नज़र नहीं आता। इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए पिछले दिनों में कुत्तों को पकड़ने का, और अगर आप इनके कागजात निकाल के देखेंगे तो कोई जगह आपको नहीं मिलेगा जहां इन्होंने वो कुत्ते पकड़े हैं। आप देखिए स्ट्रीट लाइट के लिए इतनी भारे इन लोगों ने टेंडर लिए थे, उसके ऊपर इन्होंने जहां बताएगी कि जहां स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, कैमरे लगे हैं,
वहाँ कैमरे ही नहीं पाए गए। तो ये एक ऐसी सरकार है जो केवल मात्र खाना पूर्ति करती है और भ्रष्टाचार का जो अंबार इस सरकार के अंदर लगा हुआ है। एम्स की आपने बात की, एम्स जो 2014 में घोषणा हुई थी, अब आज 2023 चल रहा है, क्या है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या देखिए, घोषणा 2014 में, फिर 2016 के अंदर खुद मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा करी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का एक उसके अंदर निकल कर आया था कि चुनाव में हम बहुत सारे वादे कर देते हैं, सभी वादे पूरे करने वाले नहीं होते। उसके बाद 2019 के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी रेवाड़ी आए, उन्होंने इसकी कुरुक्षेत्र से घोषणा करी थी, जहाँ तक मुझे याद है। आज 4.5 साल बीत चुके हैं। हर साल हर विधानसभा सत्र के दौरान ये आश्वासन दिया जाता है कि अगले सत्र तक इसका काम शुरू हो जाएगा। अभी भी एक तारीख मिली थी कि भाई 23 सितंबर तक इसका शिलान्यास रखा जाएगा, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे, वो उसका शिलान्यास करेंगे। आप देखिए, हम हमारे सांसद पे या किसी मुख्यमंत्री पे क्या विश्वास करें। आज से आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री के दावेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी बने थे, तो एक वादा यहाँ की रेवाड़ी की जनता से और पूरे देश की जनता से करके गए थे, 1 रैंक 1 पेंशन का। जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था तो उसी ग्राउंड के ऊपर उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों ने उनके जन्म दिवस पे उनको याद दिलाई कि भाई आप लोगों ने वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन का, जिसको आप लोगों ने पूरा नहीं किया। वहाँ पर हमारे जो जाबाज सिपाही हैं, योगेंद्र जी जो ऑनरी कैप्टन हैं, उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई, वो कम से कम प्रधानमंत्री के दिल को भी छूनी चाहिए, कि जो गोली है जो दुश्मनों से आती है वो फ़र्क नहीं करती जवान और अफसर के अंदर, तो आप फ़र्क उसके अंदर क्यों करते हैं। तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो पहले वादे को भूल जाए, जो अपने देश के जवानों से करके गया था, वो किसी का क्या भला करेंगे या कौन सा वादा उनका पूरा होगा। 15-15 लाख के वादा करके गए थे, वो आज तक इनका पूरा नहीं हुआ। काला धन आएगा बाहर से, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है केवल मात्र वादों की और जुमलों की ये सरकार है। तो अच्छा, रेवाड़ी में आप युवा, आप विधायक हैं एकदम बिल्कुल, तो युवाओं के लिए क्या आप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस प्रकार से हम लोगों ने रोज़गार देने का काम किया जब हमारी सरकार थी, करीबन 6000 नौकरियां हम लोगों ने केवल मात्र गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दी थी। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उस वक्त बूम था। कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिश करी कि जितने भी युवा साथी थे उनको कहीं ना कहीं रोज़गार दिया जाए। आने वाले समय के अंदर आप जानते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जिस प्रकार से ये सरकार नौकरियां ख़त्म करती जा रही है, आने वाले समय के अंदर मुझे नहीं लगता, इनकी एक सोच है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लोग आएँ। इनकी कोशिश तो यही है कि प्राइवेट मोड के अंदर उसको ले आएँ। तो हमारी की कोशिश रहेगी कि लोगों को समान अवसर रोज़गार के अंदर मिले। उसके अलावा आज का जो युवा है, आप जानते हैं एक ऐसा ज़माना चल गया है कि सब लोग चाहते हैं कि अपना खुद का बिज़नेस सेटअप करें, तो उसके अंदर हम मदद करने का काम हम लोग करेंगे। कितने नए फाउंडर्स आ रहे हैं जो खुद अपनी नींव रखकर कितने लोगों को रोज़गार देने का काम करते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनको हम प्रोत्साहित करें, ताकि इस तरह के रोज़गार के अवसर अगर युवाओं को मिलेंगे तो उससे एक रोज़गार की बजाय बहुत लोगों को आने वाले समय के अंदर वो रोज़गार देने का काम करें, लोगों को सक्षम बनाने का काम करें, किसी और की तरफ उनको देखना ना पड़े रोज़गार के लिए, काम के लिए। तो इस तरह की सोच हमारी युवाओं के लिए होगी। प्रदेश के अंदर आपको याद होगा कि कितने पदक हमारे युवा साथी जो हैं इस प्रदेश के अंदर लेके आते थे, किस तरह से प्रदेश जो खेलों के मामले में एक छोटा सा हमारा है, कितने पदक लेकर आया करता था। तो खेल नीति को भी बेहतर करने का हम लोग काम करेंगे। तो हमारी सोच ये है कि एक समन्वय बनाकर युवाओं और बुजुर्गों का इस प्रदेश को आगे लिया जाए। रेवाड़ी में एक बाजार लगते हैं तो बाजार में अतिक्रमण एक वैसे मैक्सिमम हर जगह ही होता है, लेकिन रेवाड़ी में कुछ ज़्यादा है, ऐसा क्यों और क्या, मतलब आपने इसके लिए क्या किया? देखिए, आपको जहाँ तक बताना चाहूँगा, अतिक्रमण की समस्या आज सिर्फ रेवाड़ी की नहीं अपितु पूरे हरियाणा के अंदर ही है। रेवाड़ी एक बहुत प्राचीन शहर है, इस वजह से हमारा जो बाज़ार है वो उस समय जब बनाया गया था तो उस समय के हिसाब से बनाया गया था। अब रेवाड़ी जिस हिसाब से फैल रहा है उस हिसाब से उस पर काम करने की ज़रूरत है। लगातार मैंने इस बात को उठाया कि आपका जो बस स्टैंड है वो जिस दिन रेवाड़ी शहर के अंदर से बाहर शिफ्ट हो जाएगा,
आधी समस्या जो जाम की है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी जितनी भी सब्जियों की जो ये रेहड़ियाँ लगती हैं उनको आप यूजुअली देखेंगे वो हमेशा बस स्टैंड के आसपास होती हैं। तो अगर बस स्टैंड बाहर निकल जाएगा तो ये लोग भी बाहर निकल जाएंगे और एक सबसे बड़ी जो समस्या आज अतिक्रमण की है वो 50% आपका दूर हो जाएगा। तो मुझे लगता है उस प्रकार की सोच के साथ अगर ये काम करेंगे, आज 9 साल बीत चुके हैं, आप लोगों ने उस बस स्टैंड को आप अब तक नहीं बना पाए जिसका कार्य हम लोगों ने कर दिया था। हमने जगह चिन्हित करके इनको दे दी थी कि यहाँ आपको बस स्टैंड बनाना है। 9 साल बीत जाने के बाद भी उसको नहीं कर पाए। आप देखिए धारवेड़ा में भी इसी प्रकार की समस्या है कि आपका जो बस स्टैंड है उसकी हालत जर्जर है। मैंने उसके ऊपर एक सवाल लगाया था विधानसभा सत्र के दौरान कि क्या आपको लगता है कि जो बस स्टैंड है उसकी हालत जर्जर है और उसमें कभी भी कोई घटना हो सकती है जिसमें जान माल का हानि हो सकती है। उसके जवाब में मंत्री जी जो उस वक्त के ट्रांसपोर्ट के मूलचंद शर्मा जी थे उनका जवाब आया था कि हाँ आपकी बात ठीक है, उसकी हालत जर्जर है और वो कभी भी गिर सकता है, उसको जल्द हम तोड़ देंगे। उसमें ये नहीं लिखा है, जो मंत्री इस बात को मानता है कि वो जर्जर है उसको तो उसी दिन उसको तोड़ देना चाहिए, पर उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि बहुत जल्द हम तोड़ के उस पर दोबारा काम शुरू हो जाएंगे। आज 3 साल बीत चुके हैं, ना वो धारवेड़ा का बस स्टैंड दोबारा बना है ना रेवाड़ी का बना है। तो सोच की कमी है इनकी। चुनाव नज़दीकी है, अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं। राव इंद्रजीत जी हैं जो अपनी बेटी को आरती राव जी को लड़वाने की बात कहते रहते हैं, तो वो भी बड़ी काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या देखिए मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक है, ये देश आज़ाद है और हर युवा को अपना चुनाव लड़ना भी चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो लोगों को ज़रूर उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों ने समाज के लिए या जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं उसके संगठन के लिए आप लोगों ने क्या काम किया। मैं NSY से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 2008 के अंदर मैं वहाँ पर NSY का महासचिव बनकर मेरी शुरुआत वहाँ पर हुई। उसके बाद मैं हरियाणा यूथ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव रहा। 2010 के अंदर पार्टी के जब चुनाव हुए यूथ कांग्रेस के तो मैं वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना। फिर 2019 में 2010 का प्रदेश अध्यक्ष 2019 में उसको टिकट मिलती है। हमने लगातार संगठन के अंदर काम किया। मुझे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस जो हमारी है उसके अंदर एक राष्ट्रीय लेवल पे काम किया मैंने करीबन 4 साढ़े 4, तो उस कोटे के अंदर मुझे टिकट मिली। तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी ऐसी, मैं बीजेपी या कांग्रेस पे नहीं कह रहा, कोई भी पार्टी अगर टिकट देती है उसको ज़रूर ये देखना चाहिए कि पार्टी के लिए उसने क्या काम किया है और समाज के लिए क्या काम किया है। पहली बात तो पार्टी को इस चीज़ को देखना चाहिए। दूसरा, जिनको आप वोट देते हैं उनसे सवाल ज़रूर करिएगा कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए अब तक क्या किया। जहाँ तक मेरी जानकारी है आरती राव जी जो हैं किसी पद के ऊपर बीजेपी के अंदर नहीं रही हैं, तो अगर वो उनको टिकट देती है तो अब ये तो बीजेपी का आंतरिक मामला है, उनको दे ना दे, पर जब आप वोट मांगने जाएं तो ज़रूर लोगों को बताना चाहिए कि हमने आपके लिए क्या किया है। एक आखिरी सवाल, ऐसे कोई 5 कार्य जो आप करना चाहते हो अपने क्षेत्र में? देखिए सबसे बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके के अंदर एम्स आए। एम्स अगर बनेगा तो बहुत बड़ा जो बोझ है वो हमारे दिल्ली एम्स के ऊपर है, तो वो बोझ बहुत बड़ा हद तक कम होने का काम उसके अंदर करेगा। हमारी सोच है कि एक मेडिकल कॉलेज हमारे इस इलाके के अंदर आए, जो प्रस्तावित था माजरा शुराज गाँव के अंदर। हमारी कोशिश रहेगी कि एक मेडिकल कॉलेज अगर आएगा तो उससे समान रूप से चिकित्सा के अंदर कम से कम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, हमारा जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है जिसको हमने बहुत मेहनत के साथ, हमारे खून पसीने के साथ जिसको सींचने का काम किया था, उसको और बेहतर करें, उसके अंदर और कोर्सेज बढ़ाने का काम करें। चौथी हमारी सोच ये है कि युवाओं को रोज़गार के जो अवसर हैं उनको बढ़ाया जाए, उनको किसी भी तरीके से उसके अंदर रोज़गार जो मिले अपने खुद वो कर पाएँ। और 5वां और सबसे बड़ा जो मेरी सोच है कि जितने भी खेल के हमारा के रूप के अंदर हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। हम देखते हैं कि कितने सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो रोडों पर प्रैक्टिस करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेडियम है उसको वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। एक क्रिकेट का, फुटबॉल का, इस तरह का स्टेडियम अगर इस इलाके के अंदर आएगा तो इसका फ़ायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेवाड़ी और आसपास के सभी क्षेत्रों को मिलेगा। चिरंजीव जी, आप हमारे शो में शामिल हुए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक चिरंजीवी राव जी।
और अगले एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विधायक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।